जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग। खुशियों में तो सब होते हैं संग। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। बात करते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर क्लास की। तो करंट अफेयर क्लास की हम बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वही बात कर लेते हैं आज की सवाल की बात करें तो स्टैटिक जीके हैं। स्टैटिक जीके के साथ साथ आपको बात कर लेते हैं और कई सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं यह जो है क्लास जो है, तो बिहार पुलिस हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार पुलिस हो गया, बिहार पुलिस और बिहार एसआई और दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली एसआई की बात करते हैं, यूपी पुलिस की बात करें, यूपी पुलिस, यूपी एसआई की बात करें तो उन सारे एग्ज़ामों में जिसमें स्टैटिक जीके और करंट पूछे जाते हैं, उन सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात करते हैं इस क्लास का पीडीएफ जो है, जिस फॉर्मेट में हम मोटिवेशन लाइन के साथ जो है क्लास कराते हैं, ठीक उसी तरह जो है उसी फॉर्मेट में टेलीग्राम में इसका पीडीएफ जो है शेयर किया जाता है पूरे 1 वीक का। यानी कि 1 वीक का पीडीएफ एक साथ कम से कम 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको याद रखने, कम से कम 1000 क्वेश्चन के साथ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और बात करते हैं इसका लिंक जो है टेलीग्राम का, तो वीडियो के नीचे दिया गया है और कई सारे उसमें पीडीएफ जो ऑलरेडी शेयर किया गया है करंट अफेयर के अलावा आपको और कई सारे ई बुक्स फॉर्मेट में मिलेंगे पीडीएफ। तो ज़रूर जाके डाउनलोड करें और टेलीग्राम में जुड़ें। और कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। अब वही बात कर लेते हैं, वीडियो पसंद है जो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। और उसके लिए हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा कंटेंट एक जगह लाके मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आप ज़रूर एक कमेंट करके हमारे हौसला को बढ़ाएं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की और बढ़ने से पहले आज की मोटिवेशन लाइन की बात करें। जिसका त्याग समझ आ जाए वो माँ है। जिसका त्याग जो है समझ आ जाए, देख सकते हैं ये माँ है। त्याग करने में बहुत ही माहिर होते हैं, अपने बच्चों के सामने कई सारे त्याग करते हैं, वो माँ ही होते हैं और कोई नहीं होते हैं। त्याग समझ में आ जाए वो माँ होती है और जिसका त्याग समझ ना आए वो पिता होता है। ये देख सकते हैं, जितनी त्याग बच्चे अपने बच्चों के लिए माँ करते हैं उतना त्याग कोई और दुनिया में नहीं करते हैं। पिता तो नहीं करने वाले हैं जितनी माँ करते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर माँ के इतना कोई प्यार करे तो बताएं। माँ एक दुनिया में एक ऐसी योद्धा है, माँ एक ऐसी योद्धा है जो कि इससे ज़्यादा इसके अलावा कोई दुनिया में प्यार करने वाले नहीं होते हैं। अगर है तो आप कमेंट करके बताएं, माँ से ज़्यादा प्यार करने वाले सबसे बड़ा योद्धा कौन होता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की, शुरुआत करते हैं। हमारी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त, ज़रूर एक कमेंट करके बताएं आज का क्लास कैसा लगा, कंटेंट कैसा रहा। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास। देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बात करते हैं आज की क्लास की। भारत को आज स्पेन से मिला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलेगा। देख सकते हैं भारत को जो है मिल चुका है, यानी कि ये जो है मिल चुका है C295। ये आपको याद रखने हैं। अगर पूछ लेगा भारत को भारत को स्पेन से कौन सा ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट मिला है, तो C295 आपको याद रखने हैं। स्पेन के द्वारा लिया गया, बहुत ही काफ़ी बड़ा है। इसके द्वारा जो कई भारी भरकम जो है सामान वगैरह सब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 47 साल बाद जो है बसेगा नोएडा जैसा शहर। उत्तर प्रदेश में 47 साल बाद देख सकते हैं नोएडा जैसा शहर बसने वाले हैं, ये आपको याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया यूपीआई एटीएम। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है यूपीआई एटीएम। वहीं बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में जो है पहली बार यूपीआई एटीएम जो है लगाया गया है। यूपीआई एटीएम की बात करें तो महाराष्ट्र में लगाया गया पहली बार, ये आपको याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं पहली बार बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी लॉन्च किया है यूपीआई एटीएम, ये आपको यह ध्यान रखना है। वहीं बात करें नेमार ने रचा इतिहास, ब्राज़ील के लिए 78 गोल किए। नेमार ने जो है ब्राज़ील के लिए 78 गोल किए हैं इतिहास रचकर, ये आपको याद रखने हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेरशाह का सूरी का मकबरा, ये बिहार में स्थित है। ये है शेरशाह सूरी का मकबरा, ये आपको याद रखना है। आपको जूम करके हम दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा, ये सासाराम में स्थित है।
कुछ इसी तरह महल जो है, पानी है चारों तरफ, इस तरह बसा हुआ है। ये रियल में ऐसा है, आपको ज़रूर, अगर नहीं देखें तो ज़रूर कभी जाके देखें। अब बात करते हैं नया और पुराना नाम की। तो बात करते हैं नया देश की, हम बात करते हैं इधर नया नाम जो है देश का चेंज होके बना है, और ये पुराना नाम है। तो बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया का नया नाम क्या बना है। उत्तर मैसिडोनिया इसका नाम बन गया है। रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया का नया नाम उत्तर मैसिडोनिया। सिलोन का जो नया नाम क्या बना है, श्रीलंका बन गया है। सिलोन का नया नाम, ये आपको याद रखना है। वही बात करें सियाम का नया नाम क्या बना है, थाईलैंड है। बर्मा का में नया नाम क्या है, म्यांमार है। चेक गणराज्य का नया नाम है चेकिया। और हॉलैंड का नया नाम है नीदरलैंड, आपको याद रखना है। स्वाजीलैंड का नाम है नया नाम इस इस्वातिनी है। और पर्सिया का नया नाम क्या है, ईरान है, आपको याद रखने हैं। अब बात करें तुर्की की, हम बात करें तो तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्की का नया नाम तुर्की कर दिया गया है। और जायरे का नया नाम की बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये जायरे का नया नाम है, आपको याद रखने हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि आपको कम समय में, यानी कि हम यूँ बात करेंगे 20 से 30 मिनट के अंदर में आपको जो है 100 प्लस क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं। हम हर हमेशा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लाते हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में और पढ़ा कोई टेंशन नहीं हो। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कहावत में भी कहा गया है कि कम ही खाएं, थोड़ा कम ही खाएं, और ज़्यादा अच्छी चीज़ें यानी बेटर चीज़ें खाएं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्लास देखना ना भूलें, तो ज़रूर बहुत ही अच्छी क्लास है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट की बात करें तो भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट कौन कौन से हैं, आपको याद रखना है। कलारीपट्टू की बात करें तो ये कलारीपट्टू मार्शल आर्ट कहाँ की है, केरल की है। और सिलम्बम की बात करें, सिलम्बम की बात करें तो ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। थांगटा की बात करें तो मणिपुर का ये मार्शल आर्ट है। और थोड़ा की बात करें तो ये हिमाचल का मार्शल आर्ट है। वही बात करते हैं गतका की, हम बात करते हैं ये पंजाब का मार्शल आर्ट है गतका, यहाँ पे देख सकते हैं। वही बात करते हैं यहाँ पे कट्टू वारिसाई की बात करते हैं, कट्टू वारिसाई तमिलनाडु का ये जो है मार्शल आर्ट है। और परी खंडा बिहार की बात करते हो, ये बिहार की है। परी खंडा जो है बिहार की मार्शल आर्ट है। और मुष्टि युद्ध की बात करते हैं, वाराणसी की मार्शल आर्ट है मुष्टि, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हिंदी दिवस की, हम बात करते हैं तो कल जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं हिंदी बनी है राजभाषा। हिंदी को जो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया है। पहला हिंदी दिवस की बात करें तो 1953 में मनाया गया है। तो उसी समय से जो हिंदी दिवस प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, अनुच्छेद 343 की 1 में इसे शामिल किया गया, आपको याद रखना है। और राजभाषा आयोग का गठन की बात करें तो 1955 में हुआ था। और अध्यक्षता की बात करें तो इसका अध्यक्ष बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद 344 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है इसका गठन हुआ था। अब बात करते हैं 22 भाषा का उल्लेख जो है मिलता है 8वीं अनुसूची में, आपको याद रखना है। 22 भाषा कौन कौन से है, यहाँ पे देख सकते हैं। असमिया है, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली और उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली संताली। तो बात करते हैं तो मूल संविधान में जो है कुल 14 भाषा थी, आपको याद रखना है। मूल संविधान में 14 भाषा थी। सिंधी को 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और तमिल तेलुगु को बात करते हैं, नमक को जो है तमिल तेलुगु और कोंकणी की बात करें तो ये जोड़ा गया था कब, की बात करें तो ये जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं फिर जो है 4 भाषा को जोड़ा गया था, डोगरी, बोडो, मैथिली, संताली को जोड़ा गया था। ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कुल 22 भाषा जोड़ के हो गया। और मूल संविधान में कुल 14 भाषा ही था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विश्व में हिंदी भाषा की बात करें तो विश्व में हिंदी भाषा बात करें, अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है विश्व में। दूसरा मंदारिन यानी कि चीनी है। तीसरा हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ये आपको याद रखना है टॉप 3 में। अब बात करते हैं हिंदी जो है, हिंदी भाषी राज्यों की संख्या भारत में बात करें 10 है, जहाँ पे 10 राज्य है जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। अब बात करते हैं 343 AR संघ की भाषा लिपि। 343 AR संघ की जो भाषा है क्या है, हिंदी है, यानी कि संघ की भाषा लिपि देवनागरी है, ये आपको याद रखना है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और हिंदी शास्त्र भाषा नहीं है। 10 जनवरी की बात करें तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, शास्त्र भाषा हिंदी नहीं है। कुल 6 भाषा हिंदी है, कौन कौन से हैं, ये हो जाता है उड़िया,
मणिपुरी, और बात करते हैं तमिल, उड़िया, मलयालम हो जाता है, तमिल नहीं, तेलुगु। और ये बात करते हैं कुल 6 भाषा शास्त्रीय भाषा है, ये आपको याद रखने हैं। संस्कृत हो जाता है, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। कुल 6 शास्त्रीय भाषा होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदी सम्मेलन की बात करें तो पहली बार हिंदी सम्मेलन की बात करें तो पहला हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ था। और हाल ही में 12वां हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में हुआ है, फिजी देश में हुआ था। ये आपको याद रखना, फिजी देश के नंदी में 12वां हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में आयोजित किया गया था। अब बात कर लेते हैं आज की सवाल की, हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल की हम बात करें तो क्या हो जाता है, सबसे निचला परत कहा जाता है क्षोभ मंडल को, जहाँ पे जो बादल संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधित घटनाएं घटित होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी के ऊपर जो है, यानी कि 0 से 12 किलोमीटर जो है दूरी जो होता है वो क्षोभ मंडल का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 से 12 किलोमीटर का दूरी है यहाँ पे, और यहाँ पे बादल है, बादल वर्षा आदि बरसते हैं। ये पृथ्वी से क्षोभ मंडल जो है ट्रोपोस्फेयर जो जिसे कहते हैं 12 किलोमीटर दूरी पर है। इसी में बादल, बिजली आदि सब घटना घटित होते हैं, वर्षा आदि पड़ते हैं, आपको याद रखना है। अब इसे थोड़ा दूर जाएंगे तो 13 से 50 किलोमीटर की हम दूरी की बात करें तो समताप मंडल है, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। यहीं पे ओजोन परत है, ओजोन लेयर, जो कि सूर्य से आने वाली डायरेक्ट किरणों को जो है ये जो है पृथ्वी तक आने नहीं देता है। इसे जो है प्यूरिफाई करके, यानी कि इसका जो है प्यूरिफाई करके जो हमारी पृथ्वी पर इसे सूर्य के प्रकाश को भेजते हैं, ताकि इसे डायरेक्ट नहीं पहुंचने देते हैं ओजोन परत। ये आपको याद रखना है, ये हमारी रक्षा करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम मध्यमंडल की बात करें तो मध्यमंडल कहाँ से कहाँ तक है, 51 से 80 किलोमीटर की दूरी मध्यमंडल है। तो मध्यमंडल में ही होते हैं उल्काएं संबंधित घटना, यहाँ पे देख सकते हैं उल्काएं हैं, तो उल्काएं संबंधित घटना मध्यमंडल में ही घटित होते हैं। 51 से 80 किलोमीटर की दूरी पे है मध्यमंडल। वहीं बात कर लेते हैं अब तापमान मंडल की। तापमंडल की बात करें तो तापमंडल जो है 81 से 800 किलोमीटर दूरी पर है, जिसे थर्मोस्फेयर कहते हैं। और यहाँ जो है तापमंडल में जो है उपग्रह आदि सब जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं, और कार्बन रेखा अंतरिक्ष का आरंभ हो जाता है यहीं से, यानी कि कार्बन रेखा जो है ये मध्य तापमंडल में ही शुरुआत हो जाती है, ये आपको याद रखना है। अब वही बात कर लेते हैं बाह्यमंडल की। तो बाह्यमंडल की हम बात करते हैं 800 से ऊपर, यानी कि 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी में जो है बाह्य वायुमंडल होते हैं, जहाँ की अंतरिक्ष यानें सब जो है भेजी जाती है बाह्यमंडल में, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 100% पेपरलेस होने वाले पहला देश की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात बन गए हैं 100% पेपरलेस। यहाँ पे पेपर इस्तेमाल ही नहीं होता है सरकारी कामकाज में, आपको याद रखने हैं। 100% पेपरलेस बन गया है। 100% पेपरलेस होने वाला पहला विधानसभा की बात करें तो नागालैंड हो गया है। 100% पेपरलेस होने वाले पहला हाई कोर्ट की बात करें तो केरल हो जाता है। और 100% जो है पेपरलेस जो है बात करते हैं बजट पेश करने वाले पहला राज्य की बात करें तो मानी पेपरलेस बजट 100% बजट बात कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि पेपरलेस बजट पेश करने वाले पहला राज्य की बात करें तो यूपी हो जाता है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, ये सब ध्यान रखने हैं। वहीं बात करते हैं अब करंट अफेयर की बात करें तो ये कुछ करंट अफेयर हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। रिवीजन भी कर लेते हैं इसका करंट अफेयर का। तो बात करते हैं हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा, तो लद्दाख में बनेगा। हाल ही में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत प्रतिनिधित्व कौन करेगा, हाल ही में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। तो हाल ही में कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया, बंगस वैली, यहाँ पे देख सकते हैं बंगस वैली फेस्टिवल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। वही बात करते हैं हाल ही में किसे डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संजय मिश्रा को डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट में किस राज्य की कैबिनेट में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है।
तो मध्य प्रदेश ने दिया है। मॉब लिंचिंग किसे कहा जाता है? जो भीड़ भाड़ में जो है जैसे कि कोई ऐसे चोर मिल गया, चोर अगर चोरी किया है तो एक कहता है मारो, तो मारो मारो करते करते क्या होता है, सब इस पे टूट पड़ते हैं, सब इसे मारने लगते हैं चारों तरफ से। तो यही होता है मॉब लिंचिंग। ऐसी घटनाओं को से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने की मंजूरी दी है मध्य प्रदेश सरकार ने, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो बात करते हैं किरण जॉर्ज ने जीता है इंडोनेशिया मास्टर का खिताब, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं किसे अकादमिक यानी कि किसे अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नजमा अख्तर को जो है अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो यूएस ओपन जीता है और फ्रेंच ओपन जीता है और ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन ये आपको याद रखना है। कि विंबलडन ओपन की बात करें तो ये जो है यानी कि नोवाक जोकोविच ने बात करते हैं 2023 में हम बात करें 3 टेनिस का जीता है। ये टेनिस स्पर्धा जो है 3 जीते हैं। 4 स्पर्धा होते हैं आपको याद रखना, जिसमें कि 3 नोवाक जोकोविच ने अकेले जीते हैं। और विंबलडन ओपन की आप बात कर लेते हैं तो यह जो है जीतने वाला कौन है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है ये कौन है विंबलडन ओपन जीतने वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका आपको कमेंट करके बताना है इसका जवाब। तो अब बात करते हैं नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसे कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में किसे कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो रक्षा रमैया को चुना गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलेगनार मगलीर उरीमाई थोग थिट्टम पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो ऐसा नाम आपको जैसे मिले तो खट से तमिलनाडु मार जाना है, क्योंकि कलेगनार मगलीर उरीमाई थोगिम थिट्टम पहल की शुरुआत तमिलनाडु ने किया है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही अटपटा नाम है। हाल ही में सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियन कौन बने हैं? तो भारत बने। सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियन की बात करें, विजेता की बात करें तो ये भारत बन गया है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये सऊदी अरब ने हस्ताक्षर किया है। आपको याद रखना है ऊर्जा सहयोग क्षेत्र में हम बात करें तो सऊदी अरब के साथ किया गया है। अब बात करते हैं हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई? ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक जो है प्राइड वॉक शुरू किया गया तो लखनऊ में, यानी कि ये कैंपेन चलाया गया है। तो हमें ट्रांसजेंडर होने पर गर्व है, ट्रांसजेंडर को भी एक अधिकार मिले, इसीलिए जो है ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक शुरू किया है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ सरकार, ये आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री है वर्तमान में। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियन 2023 का खिताब बात करते हैं महाराष्ट्र ने जीता है। हाल ही में किसने 2023 में फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो फीबा बास्केटबॉल विश्व कप की बात करें तो जर्मनी ने जीता है। आपको याद रखने हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर भारतीय स्पिनर बन गए। पहले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो कुलदीप यादव बने हैं। बात करते हैं हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो हाल ही में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है। ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हाल ही में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी की बात करें विराट कोहली यानी कि चीकू भाई बने हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है, उत्तराखंड ने दी है। हाल ही में किस नगर निगम नायक कैश वार वेस्ट योजना शुरू किया है? हाल ही में किस नगर निगम ने नायक कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत की है? पटना के द्वारा किया गया है। हाल ही में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई? तो वाराणसी में की गई है। किसके द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया है? किसके द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भव
अभियान की शुभारंभ किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, राष्ट्रपति है वर्तमान में, आपको याद रखना है। वही बात कर लेते हैं हम, हाल ही में किस देश की वायु सेवा को एयरबस से पहला C295 परिवहन विमान मिलेगा? तो भारत को मिलेगा। कहाँ से? स्पेन से। अब इसका पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, आपको याद रखना है। और इससे जो होगा भारी भरकम सामान यानी सब सेना की गाड़ियाँ सब जो आर्टिलरी जितने भी है वो जो है इसके एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में से बहुत ही कारगर यानी सक्षम होंगे। आपको याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को एक जगह दूसरे जगह पहुँचाने में भी सुविधा होगा। बात करते हैं हाल ही में किसे नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम के पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो यह सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। क्या याद रखना है? हाँ, 90 मनी की बात करते हैं, 90 क्वेश्चन की। तो वनडे में 10,000 यानी कि बात करें तो 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी। आप पहले की बात करें तो विराट कोहली है, आपको याद रखना है। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2023 टाइम सौ नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है? टाइम सौ नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है तो हरमनप्रीत को शामिल किया गया है। हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? तो लीबिया में हाल ही में भूकंप आया है, बहुत ही यानी कि 5,000 से प्लस जो है व्यक्तियों अभी तक मर चुके हैं, कई लापता है। ऐसी तबाही आई है, आपको ध्यान रखने हैं। तो लीबिया में, अफ्रीकन देश है लीबिया, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC ने ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन किसे दिया है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया है, आपको याद रखना है। RBI ने ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में पुनर्नियुक्त किया है किसे? संदीप बख्शी को पुनर्नियुक्त किया गया है। इंडोनेशिया मास्टर्स की बात करें तो 2023 बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? किरण जॉर्ज ने, जो कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, आपको याद रखना, इसने जीता है। महिला विश्व गोल्फ रैंकिंग 2023 में नंबर 1 का खिताब किसे मिला है? तो बात का रियोनिंग इनको जो कि चीन का है, इसे मिला है। भारत को आज पहला C295 MW परिवहन विमान मिला है, तो स्पेन से मिला है। सितंबर 2021 में 21,935 करोड़ की 56 C295 विमान खरीदने का MOU पर हस्ताक्षर हुआ था। कितना खरीदे जाएंगे? तो 56 खरीदे जाएंगे, आपको याद रखना है। वही बात करें राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा की बात करें तो का उद्घाटन किया गया है, तो 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। सौर ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इनमें निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है किसने? तो श्री जोशित रंजन सिकदर ने 12 सितंबर 2023 को जो है ये बात करें तो निदेशक MD के रूप में पदभार ग्रहण किया है, आपको याद रखना है। ICC वनडे रैंकिंग 2023 में नंबर 1 रैंक में बल्लेबाज खिलाड़ी की बात करें तो कौन है? तो बाबर आजम है नंबर 1 पे, आपको याद रखना है। यानी कि बेटे का यानी कि नल्ला का जो है खिलाड़ी है, 863 रेटिंग के साथ 1 नंबर पर है बाबर आजम। वही बात करें ICC वनडे रैंकिंग 2023 में 2 नंबर पर बल्लेबाज खिलाड़ी कौन से है अपने भारत की? बाउंसान शुभमन गिल, ये आपको याद रखना है। तो भारत के हैं 759 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है, ये आपको याद रखना है। ICC वनडे रैंकिंग 2023 में 7 नंबर पर जो खिलाड़ी गेंदबाज है वो कौन है? कुलदीप यादव जो है गेंदबाज है, भारत की है, तो 7 नंबर पर है, आपको याद रखना है। बात करना है स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके रीति से संबंधित है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। छऊ लोक नृत्य की का संबंध की बात करें झारखंड से है, और बच्चा नगमा लोक नृत्य संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। तेरह ताली लोक नृत्य की बात करें राजस्थान से है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात की है। कर्मा लोक नृत्य कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ की है। लोक नृत्य बैसाख बिहू का संबंध जो है का बैसाख बिहू, कटी बिहू 3 प्रकार के याद रखने, तो असम की है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। पाइका कहाँ का लोक नृत्य है? तो पाइका की बात करें तो ये पाइका की तो ये झारखंड की लोक नृत्य है पाइका, ये आपको याद रखना है। सुआ लोक नृत्य संबंध है तो बैगा जनजाति से सुआ लोक नृत्य संबंध है। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक की बात करें तो गबड़ी है, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की गौड़ जनजाति का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश की गौड़ जनजाति का लोक नृत्य की बात करते हैं गुसादी है। और कोरकू लोक नृत्य कहाँ है?
तो महाराष्ट्र में ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। थाली नृत्य की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। मुकना नृत्य की बात करते हैं, मुकना की बात करते हैं मणिपुर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तांडव नृत्य की बात करते हैं वीर और रौद्र रस से है संबंधित है, आपको याद रखना है। किसका आदिवासी नृत्य बम्बू नृत्य होता है, तो किस आदिवासी का जो है बम्बू नृत्य होता है, तो कुकी एवं नागा जनजाति का जो बम्बू नृत्य होता है। तीजन बाई से संबंधित लोक कला क्या है, तो पांडवानी है, आपको याद रखना है। बिहू लोक नृत्य संबंधित है, असम का है। गौर नृत्य किस जनजाति का है, तो मुड़िया का है। मेघालय का बम्बू नृत्य की बात करता है, युद्ध संबंधी है। मेघालय का बम्बू नृत्य युद्ध से संबंधित है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि की बात करता है, यक्षगान है, यानी कर्नाटक की लोकगीत की बात करें तो ये यक्षगान है। छपेली प्रांत से संबंधित है, किससे, हिमाचल प्रदेश से छपेली प्रांत से संबंधित लोकगीत है, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र। सूती वस्त्र के उद्योग के प्रमुख केंद्र की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य बिंदु की। अगर हम बात करें तो यह भारत सकल घरेलू उत्पाद यानी कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में 2.3% है, 2.3% है सूती वस्त्र उद्योग, आपको याद रखना है। औद्योगिक उत्पादन का बात करें कुल 7% है, औद्योगिक उत्पादन का कुल 7% है, आपको याद रखना है। भारत का निर्यात आय में क्या है, तो 12% है। भारत का जो है भारत की निर्यात आय में 12% है। और कुल रोजगार में 21% से अधिक योगदान देता है, ये आपको याद रखना है। देश में सूती वस्त्र उद्योगों में महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी है। सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात में है। अकेले महाराष्ट्र में भारत का 38% कपड़ा, अकेले महाराष्ट्र में बात करें तो एमएच की बात करते हैं, महाराष्ट्र में 38% कपड़ा जो है तथा 30% सूत तैयार किया जाता है। अकेले महाराष्ट्र में 30% सूत, ये आपको याद रखना है। वही बात कर लेते हैं यहाँ कुल जो है 119 जिले में 119 मिल है, यानी सॉरी जिले नहीं, तो महाराष्ट्र में बात करें कितना है, 119 मिल है, ये आपको याद रखना है। जिनमें लगभग 3 लाख श्रमिक कार्य करते हैं। कितने, 3 लाख जो है श्रमिक कार्य करते हैं 119 मिलों में, आपको याद रखना है। इस राज्य का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है, जिसे कपास का विराट नगर कहा जाता है। तो मुंबई को क्या कहते हैं, सबसे बड़ा नगर होते हुए इस राज्य का, महाराष्ट्र का, तो इसे कपास का विराट नगर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ी प्रमुख पहल की बात करें तो संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना है और एकीकृत वस्त्र पार्क योजना है। ये सारी की सारी यहाँ पे दिया गया, आपको याद रखना है। अब चलिए मैप से हम समझते हैं तो कहाँ का सूती वस्त्र उद्योग है, यहाँ पे देख सकते हैं मैप में पूरा का पूरा लगा दिए हैं। तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और वहाँ पे जितने भी लाल कलर में लाल यानी कि जामुनी कलर में बात करें तो गुलाबी कलर में जितने येलो कलर के नाम लिखे हुए हैं सारे के सारे सूती वस्त्र उद्योग के हैं, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं आज की सवाल की दोस्तों, हम बात करेंगे तो आज का आप जानते हैं जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो आपको सही जवाब इसका कमेंट करके बताना है और ये भी बताना है तो आज का वीडियो कैसा लगा, तो ज़रूर हम उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। अब बात करते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको चिंता नहीं करना है, आपको इसी फॉर्मेट में जिस तरह हम क्लास कराएं हैं जिस फॉर्मेट में, इसी तरह आपको उसी फॉर्मेट में हम बात करें टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो अगर नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से ज़रूर जाके जो है, इसके अलावा और कई सारे ई बुक्स पीडीएफ वगैरह फॉर्म में जो है पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए वहाँ से जुड़ें और कई सारे पीडीएफ भी डाउनलोड करें और सुझाव जरूर देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।